गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के अंदर हमने प्राणायाम, ध्यान, खेल आदि का क्या महत्व है लास्ट क्लास में किया। आज की क्लास में हम करेंगे कि स्वास्थ्य के अंतर्गत संगीत का क्या महत्व है, संगीत हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। संगीत यानी म्यूजिक। संगीत का हमारे जीवन में, मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में और उसके संगीत का जो महत्व है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संगीत आप सभी लोग जानते हैं संगीत के बारे में कि संगीत सुनने से क्या होता है, क्या मिलता है। आप उदास होते हो या बोर हो जाते हो, पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हो, या कहीं जा रहे हैं तो हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, संगीत सुनते हैं। कहीं भी चल रहे हैं और हमें संगीत की आवाज़ सुनाई देती है तो हम खुश हो जाते हैं और उसका गुनगुनाने लग जाते हैं। तो ये क्या है, संगीत का हमारे जीवन में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। और ये है हमारी जो भी दिमाग में टेंशन्स वगैरह चलती रहती हैं, उनको कुछ समय के लिए भुला भी देता है। कहने का तात्पर्य है कि संगीत के द्वारा हमारे शरीर में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसको पॉजिटिव एनर्जी को लाने की कोशिश करता है, और जो हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको बाहर निकालती है। हम जैसे संगीत सुनते हैं उसी के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। जैसे कि खुशी वाला सुन रहे हैं तो हमारा डांस वाला कर रहे हैं, डीजे वाला इस टाइप के करते हैं तो हम थिरकने लग जाते हैं, हमारे पैर अपने आप ही थिरकते रहते हैं। और सैड सॉन्ग सुनते हैं तो हमें क्या है, दुखी हो जाते हैं और हमारी आंखों से पानी भी निकलने लग जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, संगीत का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। कई लोग ऐसे होते हैं कि लाउड म्यूजिक सुनते हैं, कोई ऐसे होते हैं कि धीरे म्यूजिक सुनते हैं, कम वॉल्यूम में उसको सुनना पसंद करते हैं। और उस पर कई बार क्या कर देते हैं हम, लाउड म्यूजिक जब बजने लग जाता है तो हम क्या करते हैं, आजकल आप देख रहे हैं शादियों का सीजन चल रहा है और कहीं भी डीजे बज रहा है तो हम क्या है, खुश हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। तो ये क्या है, संगीत का रोल है कि वो क्या कर रहा है, व्यक्ति को जब हम पढ़ रहे हैं, हमें नींद आने लग जाती है, हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने के लिए क्या करने लग जाते हैं, म्यूजिक ऑन कर लेते हैं, तो हमें नींद नहीं आती है। कई बार ऐसे भी कहा जाता है कि आप जब काम कर रहे हैं तो कंटिन्यू ना बैठें उसके ऊपर, कंटिन्यू उसको एक ही पोस्चर में बैठना, जैसे कि कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो एक ही पोस्चर में बैठना और लगातार काम करना भी हानिकारक होता है। तो उसको क्या है, थोड़ी देर के लिए हमें क्या है, 5 मिनट का अंतराल हमें अपने कार्य के बीच बीच में रखना चाहिए, और उस समय में हमें हो सके तो अपना जो फेवरेट म्यूजिक होता है उसको सुनना चाहिए। तो उससे क्या है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। अब संगीत के महत्व की बात करते हैं कि संगीत का क्या महत्व है। संगीत का महत्व सबसे पहले है कि संगीत हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। एकाग्रता को बढ़ाता है यह, और क्या करता है यह, संगीत का प्रयोग करने से और मनुष्य को क्या है, एकाग्रता को बढ़ाता है और तरोताजा करता है। संगीत सुनने से हम रिलैक्स महसूस करते हैं और हमारे शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। और क्या करता है, दूसरा क्या है, संगीत का क्या महत्व है, जब हम यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान म्यूजिक सुनते हैं, सुनने से समय का पता नहीं चलता, समय
यात्रा पता नहीं चलता और यात्रा क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। यात्रा आसान हो जाती है संगीत सुनने से। संगीत हमारे मूड को बताता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। संगीत के द्वारा मूड का पता चलता है, व्यवहार का भी पता चल जाता है कि हम किस प्रकार के इंसान हैं। कोई लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करता है, कोई कम वॉल्यूम में सुनना पसंद करता है, कोई सैड सॉन्ग पसंद करता है, कोई पंजाबी, कोई हरियाणवी। तो इस प्रकार के क्या है, उनके टेस्ट का पता चल जाता है, मूड का पता चल जाता है। संगीत के द्वारा मानसिक रोगों को दूर किया जाता है। मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। संगीत के द्वारा हमारे मानसिक रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। संगीत के द्वारा खोई हुई यादें, या इसमें कहेंगे हम हमारी संगीत के द्वारा क्या है, हमारी जो भी सोई हुई यादें होती हैं, खोई नहीं, सोई हुई जो यादें होती हैं, जो जिनको हम भूल गए हैं, सोई हुई यादों को, यादें ताजा हो जाती हैं। सोई हुई यादें ताजा हो जाती हैं इसके अंदर। और क्या होता है, संगीत अकेलेपन को दूर करता है। अकेलेपन को दूर करता है संगीत के द्वारा। संगीत के द्वारा धैर्यवान, संगीत के द्वारा हम क्या बन जाते हैं, धैर्यवान बन जाते हैं। और संगीत हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। संगीत हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, इसके अंदर हमारी याददाश्त बढ़ जाती है और याददाश्त बढ़ जाती है। संगीत से व्यक्ति सामाजिक होता है। सामाजिक होता है। संगीत से व्यक्ति सामाजिक होता है और वह लोगों के सामने अपने गाने की प्रस्तुति भी देता है। संगीत से व्यक्ति सामाजिक हो जाता है तो वो क्या है, लोगों के सामने अपने गाने को गुनगुनाने लग जाता है या गा भी देता है। और संगीत से हमारी भारीपन और उबाऊपन को दूर किया जाता है। संगीत से और क्या किया जाता है, इसके अंदर एकाग्रता को बढ़ाता है, तरोताजा करता है हमें। यात्रा के दौरान म्यूजिक सुनने से यात्रा का जो समय होता है उसका पता नहीं चलता और यात्रा करनी आसान हो जाती है। संगीत के द्वारा मूड का पता चलता है, संगीत के द्वारा आलस्य दूर हो जाता है, संगीत के द्वारा उबाऊपन जो होता है वो चला जाता है, मानसिक रोग दूर होते हैं संगीत के द्वारा। और जो हमारी सोई हुई यादें होती हैं वो तरोताजा हो जाती हैं, अकेलेपन को दूर करता है। संगीत के द्वारा हम धैर्यवान बनते हैं। संगीत से व्यक्ति सामाजिक हो जाता है और वह अपने म्यूजिक को दूसरों के सामने गुनगुनाने लग जाता है, जिससे वह आत्मनिर्भर उसकी जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है और धीरे धीरे करके वह एक गायकार भी बन जाता है। तो ये संगीत के महत्व थे। ये हमारा यहाँ पर जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा यूनिट 4 के अंदर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो गया हमारा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरक्षण या प्रतिकारिता। प्रतिरक्षण या ये
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिरक्षण या प्रतिकारिता व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने, सूक्ष्म जीवों को व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और उनमें और उनसे लड़ने की क्षमता होती है, जिसे प्रतिरक्षण क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षण या प्रतिकारिता के नाम से जाना जाता है। प्रतिरक्षण या हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव होते हैं और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और उनसे लड़ने के लिए आपको जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम का कर रहे थे तो आपको बताया था कि खाने के द्वारा हमारे डाइजेशन के टाइम पर खाते हैं हम जब, तो क्या है, भोजन के साथ साथ कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव भी चले जाते हैं जो क्या करते हैं, शरीर में नुकसान करते हैं। तो व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और उनसे लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकारिता या प्रतिरक्षण कहते हैं उसको। व्यक्ति के शरीर की वह क्षमता जिसमें एंटीजन कौन से होते हैं, एंटीजन यानी वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, जीवाणु, विषाणु या रोगाणु, इनको क्या कहते हैं, एंटीजन्स कहा जाता है। वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु ये होते हैं, इनकी आदि की पहचान करके उसे नष्ट किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षण कहलाता है। यानी हमारे शरीर में ये क्या है, सूक्ष्म जीव है जो कि एंटीजन के रूप में कौन से होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु और जो रोगाणु होते हैं उनको क्या करते हैं, ये पहचानते हैं और उनको नष्ट करते हैं। वही क्या कहलाते हैं, प्रतिरक्षण कहलाता है। यानी हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। अब प्रतिकारिता के प्रकार देखते हैं कि प्रतिकारिता कितने प्रकार की होती है। प्रतिकारिता के प्रकार मुख्यतः यह दो प्रकार की होती है। वैसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। इसे दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है व्यक्तिगत प्रतिकारिता। पहली है प्राकृतिक प्रतिकारिता होती है।
प्रतिकारिता, इसे दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है व्यक्तिगत प्रतिकारिता, दूसरी होती है जातिगत। और दूसरी होती है हमारी इसके अंदर जातिगत। व्यक्तिगत और जातिगत प्रतिकारिता। फिर अगली हमारी आती है इसके अंतर्गत, जो अगली है हमारी कर्तृत्व या अर्जित प्रतिकारिता। ये हमारी प्राकृतिक जो प्रतिकारिता है उसे दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत प्रतिकारिता और जातिगत प्रतिकारिता। फिर अगली है हमारी दूसरी, ये ए है, ये हमारी बी है। बी के अंदर आएगी कर्तृत्व या अर्जित। या अर्जित प्रतिकारिता। इसके अंदर इसे भी तीन भागों में बांटा गया है, सक्रिय प्रतिकारिता, सक्रिय प्रतिकारिता। दूसरा है रोग होने के बाद, और तीसरा है हमारा टीकों के द्वारा। कर्तृत्व के अंदर तीन प्रकार की प्रतिकारिता है, सक्रिय, रोग होने के बाद और टीकों के द्वारा। और अगली है निष्क्रिय प्रतिकारिता। अगली हमारी आती है इसके अंदर, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक प्रतिकारिता की बात करते हैं। प्राकृतिक जो प्रतिकारिता है उसकी बात करते हैं। प्रतिकारिता दो प्रकार की बताई, प्राकृतिक प्रतिकारिता और कर्तृत्व या अर्जित प्रतिकारिता। प्राकृतिक जो प्रतिकारिता है वो दो भागों में बांटी गई, व्यक्तिगत या और जातिगत। तो कर्तृत्व है उसे तीन भागों में बांटा गया, सक्रिय, रोग होने के बाद और टीकों के द्वारा। तो पहले हम व्यक्तिगत प्रतिकारिता के बारे में जानते हैं कि व्यक्तिगत प्रतिकारिता क्या होती है, किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक किसे कहते हैं, जो हमें प्रकृति के द्वारा जन्मजात ही मिलती है, जो हमें प्रकृति के द्वारा जन्मजात ही मिलती है, वह हमारी नेचुरल तो है ही है, लेकिन वो क्या है, हमारे स्वयं की है। तो वो क्या कहलाती है, व्यक्तिगत प्रतिकारिता कहलाती है। इसे जन्मजात या व्यक्तिगत प्रतिकारिता भी कहते हैं। इसे व्यक्तिगत या जन्मजात प्रतिकारिता भी कहते हैं। व्यक्तिगत भी कह सकते हैं और इसे जन्मजात या जन्मजात भी कह सकते हैं। व्यक्तिगत प्रतिकारिता कुछ बच्चों में, अब हम इसमें प्राकृतिक के अंदर हमने बात की कि जो प्राकृतिक जो प्रतिकारिता होती है वो जन्मजात भी होती है, और जो हमें जन्म के समय से ही मिली होती है वो प्राकृतिक प्रतिकारिता कहलाती है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रतिकारिता की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कुछ बच्चों में जन्म से ही रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। बच्चों और व्यक्ति को, उस बच्चे को और उस व्यक्ति को कम से कम रोग घेरते हैं, कम से कम रोग उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो यह क्षमता उनके अंदर ही पाई जाती है, क्योंकि उनके शरीर में एंटीबॉडीज होते हैं जो क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज होते हैं वो मजबूत होते हैं, जो उनको रोगाणुओं से, जीवाणुओं से, कई प्रकार के जो विषाणु होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता देते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। ऐसे एंटीबॉडीज
WBC में पाए जाते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि WBC RBC की जब हमने बात की थी तो आपको बताया था कि क्या होते हैं और किसमें क्या क्या। तो हमारे WBC हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। और जिनके अंदर WBC के अंदर ज़्यादा एंटीबॉडीज होते हैं वो लोग ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, क्योंकि उनमें लड़ने की, किससे लड़ने की, रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए वो लोग स्ट्रोंग होते हैं, उनको बीमारियां नहीं घेरती हैं जल्दी से। ये तो थी व्यक्तिगत प्रतिकारिता। दूसरी है जातिगत प्रतिकारिता। जातिगत प्रतिकारिता क्या होती है, जो यह आनुवंशिक कारणों से प्राप्त होती है। आनुवंशिक यानी जो आनुवंशिक होते हैं रोग क्षमता पशु जाति में पाई जाती है, मनुष्यों में नहीं, मनुष्यों में नहीं पाई जाती है। जातिगत यानी जो हमें अनुवंशों से, हमें तो नहीं, ये मनुष्य में नहीं पाई जाती। जातिगत जो प्रतिकारिता है वो पशुओं के अंदर पाई जाती है, जैसे गायों में होने वाले रेंडर पेस्ट नामक रोग है। गायों में एक रोग होता है गायों में होने वाले रेंडर पेस्ट एक रोग है। ये रोग वायरस के कारण होता है। जो ये रोग है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो अभी जो कोविड-19 का जो चल रहा है वो भी क्या है, एक वायरस है। कोरोना क्या है, एक वायरस है। तो ये क्या है, रेंडर पेस्ट नामक रोग वायरस के कारण होता है। यह जो रोग है वो मनुष्य पर आक्रमण नहीं करता, बल्कि यह एक जाति विशेष पर यानी पशुओं पर करता है, गायों पर करता है, इसलिए उनको ये रोग हो जाता है। इसी कारण कुछ रोग मानव जाति में होते हैं, जो जैसे कि हैजा, पीलिया, टाइफाइड, TB इत्यादि क्या है, ये रोग व्यक्ति के अंदर हो जाते हैं, HIV वगैरह। और ये क्या है, ये रोग पशु जाति पर नहीं होते हैं। तो ये क्या कहते हैं, जातिगत प्रतिकारिता कहलाती है, जो एक विशेष जाति पर होते हैं। जैसे कि गायों वाला रोग मनुष्य में नहीं होता, मनुष्य वाले रोग पशुओं में नहीं होते, इसलिए जाति विशेष रोग हो गए। अगला है कृत्रिम या अर्जित प्रतिकारिता। तो हमारा नेचुरल जो प्रतिकारिता थी वो दो प्रकार की आपको बताया कि कौन कौन सी नेचुरल, कौन सी प्रकार की आपको बताई, व्यक्तिगत और जातिगत। व्यक्तिगत जन्मजात होती है और इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, और ये किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। दूसरा आपको जातिगत बताई जो कि किसी जाति विशेष पर होती है। तो ये था हमारा प्रतिकारिता का। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी कल की क्लास में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।